हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक इतिहास की दुनिया, अध्याय 7 शांति के प्रयास, भाग 1। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रसंघ। प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ, परंतु इस युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न समस्याओं विजित राष्ट्रों के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती भरी थी। युद्ध के उपरांत संसार के सभी नेताओं की इच्छा थी कि विश्व में शांति की स्थापना हो। यद्यपि इस समय तक यूरोप में किसी ऐसी प्रभावशाली संस्था का अभाव था जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान कर युद्ध को टालने का सार्थक प्रयास करती। अतः युद्ध के आरंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हो। परंतु युद्ध के तनाव भरे माहौल में यह संभव नहीं था। अतः 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना की नींव पड़ी। इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है, जिन्होंने अपने 14 सूत्रीय प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया। अंततः विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 ईस्वी को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया। तो आइए अब देखते हैं राष्ट्रसंघ के उद्देश्य। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा युद्ध में उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना था। इसी के निमित्त राष्ट्रसंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति विश्वास पैदा करने तथा युद्ध के पूर्व एवं बाद में की गई संधियों को लागू करवाने का प्रयास किया गया। युद्ध जनित आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने का भी राष्ट्रसंघ की प्राथमिकताओं में शामिल था। आइए अब देखते हैं राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्र। चूंकि इस संस्था की स्थापना युद्ध के उपरांत हुई थी, फलतः प्रारंभ में इसमें विजित अर्थात मित्र राष्ट्र जो कि फ्रांस, इंग्लैंड, रूस आदि थे तथा युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राष्ट्र ही शामिल थे, जिनकी संख्या 31 के करीब थी। बाद में इसके सदस्यों की संख्या 60 हो गई। राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि वह देश स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न हो तथा राष्ट्रसंघ के 2/3 सदस्य उसे संघ में शामिल करने पर सहमत हों। तो आइए अब देखते हैं राष्ट्रसंघ के अंग। राष्ट्रसंघ के प्रथम धारा में सदस्य राष्ट्रों की सूची एवं दूसरी धारा में इसके 3 प्रमुख अंगों की चर्चा थी, जो कि है व्यवस्थापिका सभा अथवा असेंबली, परिषद अथवा काउंसिल, सचिवालय अथवा सेक्रेटेरिएट। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि भी प्रमुख अंग थे। राष्ट्रसंघ के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए विविध आयोग जैसे कि संरक्षण आयोग, सैनिक आयोग आदि थे। आइए अब देखते हैं व्यवस्थापिका सभा अथवा असेंबली। यह राष्ट्रसंघ की प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार था। सदन के कार्य करने की भाषा फ्रेंच तथा इंग्लिश थी। इसके कार्यों के अंतर्गत नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, राष्ट्रसंघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन आदि करना था। असेंबली किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श होता था। सभी निर्णय प्रस्ताव पारित कर बहुमत से लिए जाते थे। आइए अब देखते हैं परिषद अथवा काउंसिल। इसकी भूमिका कार्यकारिणी परिषद के रूप में थी। इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे, अस्थायी और अस्थायी। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान तथा इटली इसके संस्थापक एवं अस्थायी सदस्य थे। बाद में जर्मनी तथा रूस को भी इसमें अस्थायी सदस्यता मिली। अस्थायी सदस्य के रूप में 9 छोटे छोटे राज्य थे। परिषद को व्यवस्थापिका सभा की तरह यह भी अधिकार था कि यह राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करे और कोई ठोस कदम उठाए। इस संदर्भ में उसकी कार्य एवं भूमिका असेंबली से भी अधिक प्रभावशाली थी। जर्मनी के सार तथा डांजिंग क्षेत्र, जिसमें अल्पसंख्यक निवास करते थे, कि प्रशासन का कार्य युद्ध एवं शांति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेना, सदस्यों को आदेश देना एवं महासचिव को मनोनीत करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में था, परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार प्रारंभ में 4 अस्थायी सदस्य ही रहे, जिसका बाद में विस्तार हुआ।
आइए अब देखते हैं सचिवालय। राष्ट्रसंघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए एक सचिवालय कायम किया गया था, जिसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक मामलों पर कार्य करती थी। यह उन सभी संधियों का पंजीकरण एवं मसौदा तैयार करती थी जिसका संबंध राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों से होता था। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का निपटारा करना था, जिसका मुख्यालय हॉलैंड, जो कि आधुनिक नीदरलैंड में है, के एक शहर हेग में स्थापित किया गया। यह असेंबली को महत्वपूर्ण मसलों पर राय तथा राष्ट्रसंघ के विभिन्न विधानों की व्याख्या भी करती थी, परंतु इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं थे। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रथम विश्व युद्ध का काल, जो कि 1914 से 1918 तक था, यूरोप में समाजवादी तथा मजदूर आंदोलन के विकास का काल था, क्योंकि युद्ध में अधिशेष उत्पादन की आवश्यकता ने औद्योगिक श्रमिकों की महत्ता को बढ़ा दिया था। इसे 1917 की रूसी क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति से भी बल मिला और इस तरह यूरोपीय देशों में मजदूरी की दयनीय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। अतएव युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में मजदूरों के हितों की देखरेख तथा उनकी दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जेनेवा में था। आइए अब देखते हैं राष्ट्रसंघ द्वारा शांति के प्रयास। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग था। यद्यपि ये कार्य मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों के अंग थे, तथापि इसके आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष भी कम नहीं थे। राजनीतिक गतिविधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने, निशस्त्रीकरण एवं आक्रमणकारी राष्ट्रों पर अंकुश लगाने में भले ही राष्ट्रसंघ असफल रहा हो, परंतु युद्धजनित समस्याओं को समाप्त करने में राष्ट्रसंघ की काफ़ी सराहनीय भूमिका रही। इस संदर्भ में राष्ट्रसंघ ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चूंकि राष्ट्रसंघ का प्रथम कार्य युद्ध की परिस्थिति को रोकना था, अतः प्रारंभिक छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। अपने 10 से 15 वर्षों की छोटी अवधि में ही इसने लगभग 40 छोटे बड़े राजनीतिक झगड़ों की जांच कर अपना निर्णय दिया। इसमें राष्ट्रसंघ द्वारा समझौता, मध्यस्थता तथा अनुरोध की नीति का अवलंबन किया गया। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में भूमिका। इस कार्य में राष्ट्रसंघ के प्रयास सराहनीय एवं सफल कहे जा सकते हैं, जैसे 1920 में स्वीडन और फिनलैंड के मध्य उठे आकैंड द्वीप विवाद, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य उठे साइलेसिया विवाद तथा लिथुआनिया की राजधानी विल्ना को लेकर पोलैंड एवं लिथुआनिया के मध्य विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। 1995 ईस्वी में यूनान और बुल्गारिया के मध्य शुरू हुए युद्ध में यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्रसंघ ने बाल्कन क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोक दिया। यह राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह पेरू द्वारा पड़ोसी राज्य कोलंबिया के नगर पर अधिकार को राष्ट्रसंघ ने अनुचित बताया और पुनः यह क्षेत्र कोलंबिया को वापस प्राप्त हुआ। तो उपयुक्त समस्याओं के समाधान में जनमत संग्रह एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नीति को अपनाया गया। परंतु अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर राष्ट्रसंघ की प्रभावहीन भूमिका ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रों को बल मिला। जैसे 1931 में जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार चीन बना और राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के बावजूद भी चीन के प्रांत मंचूरिया से जापान ने अपने सैनिक वापस नहीं बुलाए। मंचूरिया संकट की असफलता से इटली के तानाशाह मुसोलिनी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को बल मिला और इस क्रम में उसने अफ्रीकी देश अबिसिनिया पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। अबिसिनिया के विरोध करने पर राष्ट्रसंघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, परंतु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इससे राष्ट्रसंघ की कमजोरी उजागर हुई। फलस्वरूप छोटे छोटे राष्ट्रों का भी विश्वास राष्ट्रसंघ से उठने लगा। अबिसिनिया में मुसोलिनी की विजय से प्रोत्साहित होकर हिटलर ने वर्साया की संधि की अवहेलना करनी शुरू कर दी। 1938 में उसने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और 1 सितंबर 1939 को जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। 1936 ईस्वी के स्पेनिश गृह युद्ध में हिटलर तथा मुसोलिनी के हस्तक्षेप से प्रजातंत्र के समर्थक की पराजय हुई। इस हस्तक्षेप के राष्ट्रसंघ ने असहाय बनकर देखा। यह प्रजातंत्र के आदर्शों पर कुठाराघात था, जिससे अधिनायकवाद के नेतृत्व में युद्धोन्माद कायम हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान इटली संघर्ष में इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र खुलकर इटली के समर्थन में आ गए।
शक्तिशाली राष्ट्रों के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हस्तक्षेप की नीति ने राष्ट्रसंघ की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यद्यपि 1932 ईस्वी में हुए निशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता में जर्मनी तथा फ्रांस की सैन्य प्रतिस्पर्धा जिम्मेदार थी, परंतु इसे सफल बनाने में राष्ट्रसंघ ने भी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। इस तरह अन्य राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल रहा। इस असफलता ने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को जन्म दिया। तो आइए अब देखते हैं अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ की सफलता। इन राजनीतिक असफलताओं के बावजूद राष्ट्रसंघ ने अन्य क्षेत्रों में काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई। ये कार्य मुख्य रूप से जन कल्याण से संबंधित थे। युद्धबंदियों की समस्या तथा उन्हें यातनागृहों से मुक्त कराने, युद्ध के उपरांत विस्थापितों एवं शरणार्थियों के पुनर्वास के कार्यों में राष्ट्रसंघ की भूमिका अग्रणी थी। राष्ट्रसंघ ने महामारियों एवं भीषण संक्रामक रोगों को रोकने में भी काफ़ी सफलता प्राप्त की। युद्ध से ग्रसित यूरोप के कई राष्ट्रों की आर्थिक दशा सुधारने में राष्ट्रसंघ की विभिन्न संगठनों ने सहायता की। सामाजिक समस्याओं के निराकरण जैसे दास प्रथा को समाप्त करने, स्त्री की क्रय विक्रय को रोकने, अफीम के अनुचित प्रयोग को कम करने, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर सहयोग स्थापित करने में राष्ट्रसंघ की अद्भुत सफलता प्राप्त की। राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनेक प्रशासनिक कार्य किए। उसने संसार के सभी मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करवाई, उनके काम के घंटों और पारिश्रमिकी को निश्चित करवाया। राष्ट्रसंघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता अंतर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध करने की दिशा में योगदान देना था। आइए अब देखते हैं राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण। राष्ट्रसंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं परस्पर सहयोग का जो महान प्रयास था वह अल्पकाल में ही समाप्त हो गया, क्योंकि 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के महज 21 वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इसके अनेक कारण थे। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी व्यावहारिक सफलता बड़े एवं शक्तिशाली राष्ट्रों के सहयोग निर्भर करती थी, परंतु राष्ट्रसंघ प्रारंभ से ही इस सहयोग से वंचित रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, परंतु बाद में अमेरिका स्वयं इसके सदस्य नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस संस्था से शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी इसकी असफलता के कारण थे। जैसे प्रारंभ में इस संस्था की सक्रिय सदस्यता से सोवियत रूस को अलग रखा गया, परंतु हिटलर के महत्वाकांक्षी कार्यों से जब यूरोपियन राष्ट्र परेशान होने लगे तो शक्ति संतुलन के लिए सोवियत रूस को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया, परंतु तब तक राष्ट्रसंघ एक प्रभावहीन संस्था बन गई थी। 1925 के लोकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया, परंतु उससे काफ़ी वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि राष्ट्रसंघ उस कठोर वर्साय की संधि का एक अभिन्न अंग था जिसको हिटलर ने मिटाने का संकल्प कर रखा था। इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी की फासिस्टवादी नीतियों को विश्व शांति में कतई विश्वास नहीं था। मुसोलिनी मानव सभ्यता की प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक मानता था। इस परिस्थिति में केवल ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग पर ही राष्ट्रसंघ की क्रियाशीलता निर्भर करती थी, परंतु उनकी इच्छा राष्ट्रसंघ की नीतियों एवं उद्देश्यों को सफल बनाना कम वरन अपने साम्राज्यवादी एवं पूंजीवादी हितों को पूरा करना अधिक था, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग भी किया। शक्तिशाली राष्ट्रों की निरंकुश एवं आक्रामक नीति ने राष्ट्रसंघ को कमजोर किया। जैसे अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण का सभी राष्ट्रों ने विरोध किया तथा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध की मांग की गई, परंतु मुसोलिनी की धमकी ने फ्रांस तथा इंग्लैंड को ऐसा करने से रोका। इससे राष्ट्रसंघ की निर्बलता स्पष्ट रूप से उजागर हुई। हिटलर की अवहेलनापूर्ण नीति का राष्ट्रसंघ में कोई विरोध नहीं हुआ। संघ के सदस्यों के मध्य परस्पर असहयोग की भावना ने हिटलर की आक्रमणकारी नीति को बल प्रदान किया। वस्तुतः हिटलर अपने प्रत्येक कदम की प्रतिक्रिया का अवलोकन करता था और इसका व्यापक प्रतिरोध न देकर साम्राज्य विस्तार करता रहा। 1929-30 के विश्व आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश के आर्थिक हितों की ओर आकृष्ट किया। इससे उत्पन्न आर्थिक राष्ट्रवाद ने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग को अप्रासंगिक बना दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ की अपनी सेना का नहीं होना तथा राष्ट्रसंघ का दोषपूर्ण संविधान, जिसके कारण उसके लगाए गए प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाते थे, उसकी असफलता के सबसे बड़े कारण थे। तो अपनी सफलता और असफलता के आलोक में राष्ट्रसंघ का यदि मूल्यांकन किया जाए तो भले ही वह कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों में असफल रहा हो, परंतु उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की जो नई परंपरा का सूत्रपात किया
वह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसने गुप्त कूटनीति के दुर्गुणों को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया मार्ग दिखाया। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी से प्राप्त अनुभव और परीक्षण का परिणाम था। तो आइए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने की आवश्यकता प्रथम विश्व युद्ध से अधिक महसूस की गई। यह युद्ध अधिक भयंकर और संहारक साबित हुआ, जिसमें आणविक हथियारों का भी प्रयोग हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही मित्र राष्ट्रों ने अपनी विजय की आशा रखकर पुनः एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने का निश्चय किया जो राष्ट्रसंघ की भांति असमर्थ और त्रुटिपूर्ण न होकर पूरी तरह शक्तिशाली हो, ताकि विश्व शांति पर फिर से खतरा उत्पन्न न हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी का परिणाम था। तो इसके घोषणाओं के में देखा जाए तो कुछ घोषणाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। वह है जेम्स पैलेस घोषणा 12 जून 1941 को, अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को, संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942 को, मॉस्को घोषणा अक्टूबर 1943 को, तेहरान घोषणा दिसंबर 1943 को और याल्टा सम्मेलन फरवरी 1944 को। इस अध्याय के शेष भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।